ये वाला एग्जांपल देखते हैं। तो ये पुली जो है वो रैम्प पे है और रैम्प जो है वो एंगल बना रहा है 37 डिग्रीज। ठीक है। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना वो रैम्प और इस M2 ब्लॉक के बीच में 0.2 है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बोलते हैं, जैसे कई केसेस में ना हमको ये नहीं स्पेसिफाई किया होता है कि ये म्यू के है या म्यू एस है। तो बट इन प्रॉब्लम्स में चूंकि बॉडीज मूव कर रही हैं तो ये है ना, ये प्रिज्यूम किया जा सकता है कि ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ना म्यू के ही है ना। यदि क्वेश्चन में कुछ इस तरह का यदि ट्विस्ट हो कि भाई बॉडी इतने फोर्स तक रुकी हुई है और फिर वो कब वो चलना शुरू करेगी, तब म्यू एस और म्यू के रेलेवेंट होते हैं। अदरवाइज जब बॉडीज जब मूव कर रही हैं सरफेस पे तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है ना, हम मान के चल सकते हैं कि यदि कोई भी कोएफिशिएंट दिया हुआ है तो वो म्यू के ही है। ठीक है। तो एक्सेलरेशन पूछा है ब्लॉक्स का और टेंशन पूछा है। तो ब्लॉक्स पे क्या क्या फोर्स लग रहा है वो तो वो बना लेते हैं। तो अब जैसे इस स्ट्रिंग में टेंशन T हम बोल रहे हैं। ठीक है। तो किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन, किसी भी स्ट्रिंग में यदि T टेंशन होता है तो वो दोनों एंड्स पे खींचेगा। ठीक है। तो इस एंड पे खींचेगा ऊपर की तरफ टेंशन T से, और यही स्ट्रिंग M2 को भी इस डायरेक्शन में खींचेगी टेंशन T से। ये तो अपन देख चुके हैं पहले। ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग दोनों एंड्स पे खींचती है। अच्छा, ये तो जैसे ये 4 किलो है तो ये है ना लॉजिकल है कि ये ब्लॉक तो ये नीचे की तरफ जाएगा, है ना, एक्सेलरेशन A है। अच्छा, कई केसेस में बहुत ऑब्वियस नहीं होता है कि ये है ना किस डायरेक्शन में जाएगा, तो आप कोई भी डायरेक्शन ले लें, फिर उसका डायरेक्शन यदि आपने करेक्ट नहीं लिया है तो वो उल्टे डायरेक्शन में रिजल्ट आता है। ठीक है। फिर उसको आप क्रॉस वेरीफाई भी थोड़ा सा करना पड़ता है। अच्छा, M2 में क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। ठीक है। अब इंक्लाइन प्लेन पे जो भी बॉडी है उसको रिजॉल्व करना तो बहुत अच्छे से आना चाहिए अब आपको, है ना। M2G तो नॉर्मल डायरेक्शन में रहता है M2G cos थीटा। थीटा ये है कि नहीं, और पैरेलल टू ये थोड़ा ज़्यादा लंबा बन गया है कि नहीं, पैरेलल टू स्लोप वेट का जो कंपोनेंट है वो M2G sin थीटा होता है। ठीक है। तो इनका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो M1 पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है M1G, और ऊपर लग रहा है टेंशन। ठीक है। और बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है A से। इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? इस डायरेक्शन में तो लग रहा है टेंशन। ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है इस तरफ, एक वेट का एक कंपोनेंट इधर लग रहा है। ठीक है। और इस पे क्या लग रहा है? वेट का एक कंपोनेंट इधर लग रहा है और इधर नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं M1 की। तो M1G माइनस टेंशन इज इक्वल टू M1A। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 40 माइनस टेंशन इज इक्वल टू 4A। ठीक है। अच्छा, अब M2 देखते हैं। तो M2 की इक्वेशन टेंशन माइनस M2G sin थीटा लिख देता हूँ पहले, M2G sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू M2A। ठीक है। तो ये कितना हो गया? टेंशन माइनस M2G 20 इंटू 3/5 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू N, और N कितना है? M2G cos थीटा। इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो नॉर्मल फोर्स जो है M2G cos थीटा आ गया। M2G cos थीटा ये हो गया 2A के बराबर। तो कितना हो गया? टेंशन माइनस 4 3 12 माइनस 0.2 इंटू 20 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 2A। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये पहली इक्वेशन हुई है ना, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो
एक्सेलरेशन आ जाता है 4.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टेंशन आ जाता है 23.6 न्यूटन। ठीक, इसको क्रॉस चेक कर लें। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो कोई बात अलग है ना, हो भी सकता है कि भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, पर ये इक्वेशंस करेक्ट है। ठीक है, जो अपन ने किया है वो करेक्ट है, इन दोनों को सॉल्व करने में ये आंसर आता है। ठीक है।